Hey guys, welcome again to Superior Classes. I am G.A. Badir. In our last video, we discussed about Coulomb's law. और हमने वहाँ पर डिस्कस किया Coulomb's law के अंदर जो हमें इक्वेशन मिली, जो हमें फार्मूला मिला, उसमें हमने देखा कि किन्हीं दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाले अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स को हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कैलकुलेट कर पाते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड को, हम डायरेक्शन कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। हम यहाँ पे हमें सिर्फ क्या मिलता है, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मिलता है कि ये दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जब तक इसमें डायरेक्शन नहीं होगी हमारी इंफॉर्मेशन अधूरी है। और इस अधूरी इंफॉर्मेशन को पूरा करने के लिए हमें चाहिए कि उस फोर्स की डायरेक्शन हमें मालूम हो, उस फोर्स की डायरेक्शन हमें पता हो, जिससे कि हम पूरी बात कर सकें उस फोर्स के बारे में। तो आज का ये लेक्चर इसी पर बेस्ड होने वाला है, यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। आज हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ पे बात करेंगे, बहुत ही इजी वे में बात करेंगे, बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप जीरो से लेकर के एकदम टॉप तक पहुंचेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने कहा कि आज हम बात कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ पर। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, जब भी दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं, अगर वो लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल टू ईच अदर, और अगर वो अनलाइक चार्जेस हैं देन दे अट्रैक्ट ईच अदर। यहां पर एक पॉइंट चार्ज है, सपोज करें Q1, और एक पॉइंट चार्ज है Q2। अगर ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और कहाँ रिपेल करेंगे, इस जो लाइन ज्वाइनिंग है, इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसी के अलोंग रिपेल करेंगे, यानी कि आउटवर्ड इसी के अलोंग रिपल्शन होगा। यही दोनों चार्जेस अगर अपोजिट नेचर के हो जाए, अब ये दोनों निगेटिव हो जाए तब भी यही चीज़ रहेगा, ये दोनों चार्जेस निगेटिव हो तब भी रिपेल करेंगे। लेकिन एक प्लस चार्ज हो और एक माइनस चार्ज हो, फिर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये बातें हम अब तक कर चुके थे, ये बातें हम कर चुके थे। लेकिन अब बात आती है कि हम इनके डायरेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे, उस फॉर्मूले के अंदर हम इसके डायरेक्शन को कैसे लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर हमारा फोर्स का जो इक्वेशन बन रहा था वो था F इज इक्वल टू K मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस, और उनको हम मल्टीप्लाई कर देते थे, यानी उनका प्रोडक्ट, यानी Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर, यानी R का स्क्वायर। ये था हमारा फार्मूला। अब इसमें हमें कहीं पर डायरेक्शन की नाम की चीज़ नहीं दिख रही है, तो हमें डायरेक्शन लाना कहाँ से है। सपोज कीजिए कि दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं और वो लाई कर रहे हैं किसी कोऑर्डिनेट के अंदर। वेक्टर पढ़ रहे थे, हमने कोऑर्डिनेट की बात की थी। अब वो किसी कोऑर्डिनेट के अंदर लाई कर रहे हैं। मैं बना दे रहा हूं यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट, ये सपोज कीजिए XY कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पर एक चार्ज है Q1 जो यहाँ पर लाई कर रहा है, ये भी प्लस Q1 है, और एक चार्ज है Q2 जो ये प्लस Q2 ही है। यहाँ पे नहीं लिखते क्योंकि यहाँ पे अभी ये है प्लस Q2। ये दोनों चार्जेस हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस है इसलिए ये रिपेल करने वाले हैं। अच्छा, अब इस कोऑर्डिनेट के अंदर जो ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से अगर मैं एक वेक्टर ड्रा करूं Q1 के साथ मिल करके, और एक वेक्टर ड्रा करूं Q2 के साथ मिल करके, तो ये कहलाएंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। अगर मैं यहाँ से बात करूं कि ये है हमारा Q1, तो ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, और इसे हम नाम देते हैं वेक्टर R1। ठीक इसी तरह से ये है Q2।
अब इसकी पोजीशन को हम अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दिखाना चाहें तो हम इसे इस तरह ओरिजिन से ले जा करके ये मिलाते हैं, और ये जो वेक्टर बन करके आया ये है हमारा वेक्टर R2, और इसे हम पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हुई, हमने इसको कुछ वेक्टर फॉर्म में कर लिया। अब हमें चाहिए क्या है, हमें इस फॉर्मूले के अंदर चाहिए कि चार्जेस के मैग्नीट्यूड और अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस। अब यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, अगर मैं इसको इस डिस्टेंस को, ये जो इनके बीच की दूरी है, इसको मैं Q1 से Q2 की तरफ मेज़र करूँ, Q1 से Q2 की तरफ मेज़र करूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ इस तरह R12, ये है वेक्टर R12 मिल गया हमें। ठीक, और अगर मैं इसे Q2 से Q1 की तरफ मेज़र करूँ, Q2 से Q1 की तरफ मेज़र करूँ, तो फिर ये हमारा हो गया वेक्टर R21। ठीक है, और मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स की, कि इन पे फोर्सेस कैसे लगेंगे, तो जाहिर सी बात है आउटवर्ड लगेंगे, इनके सेंटर और दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग आउटवर्ड लगेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो अब ये जब रिपेल कर रहे हैं तो यहाँ ये फोर्स लगने वाला है इस तरह, और यहाँ ये फोर्स लगने वाला है इस तरह। ये इसको मैं नाम क्या दूं, इसको मैं नाम दूं फोर्स ऑन 2, यानी फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, यानी कि मैंने इसको नाम दे दिया फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पर सेम वही चीज़, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब जब मैं बात करूंगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहां पर क्या ये दोनों एक दूसरे पर कितना कितना चार्जेस लगाएंगे, तो यहां पर न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे पर इक्वल चार्ज लगाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि मैं कह सकता हूं कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 जो है ये इक्वल होगा और निगेटिव होगा, यानी डायरेक्शन में अपोजिट होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के, माइनस ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के। अब अगर हम यहाँ पर बात करना चाहें कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 मुझे फाइंड करना है, तो मुझे इसमें करना क्या है, इसी फॉर्मूले के अंदर मुझे बस डायरेक्शन दे देनी है। मुझे इस फोर्स की, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की डायरेक्शन दे देनी है। तो मैं क्या करूं, मैं इसको लिखूं के Q1 Q2 अपान अब ये जो डिस्टेंस लिखनी है हमें, यहाँ पर तो हमें डिस्टेंस नहीं है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, हमारे पास 2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैं। अब मैं अगर F12 की बात कर रहा हूं तो F12 की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, हम यहाँ पर उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं। यानी कि हमें यहाँ पर उस डायरेक्शन में मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21। तो यहाँ पर हम वेक्टर R21 इसके मॉड का स्क्वायर कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए ना कि डिस्प्लेसमेंट चाहिए। यहाँ पे हमने मॉड का स्क्वायर कर दिया, और हमें यहाँ पर इसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर से, इसी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो तो उसमें सिर्फ डायरेक्शन है, और जब हम उससे किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट वेक्टर से तो उसमें वही डायरेक्शन आ जाती है। तो हमें यहाँ पर उसी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, यानी वेक्टर R21 से मल्टीप्लाई कर देना है R21 के यूनिट वेक्टर से, यानी कि इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से। अब यही R21 अगर मैं कहूँ कि ये R21 का यूनिट वेक्टर तो यहाँ पे कहीं दिया ही नहीं है, R21 का यूनिट वेक्टर तो यहाँ पे कहीं दिया ही नहीं है, तो इसको निकालने के लिए, यानी वेक्टर R21 का यूनिट वेक्टर ये निकालने के लिए मैं कहता हूँ कि इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो सिर्फ बचेगा क्या, डायरेक्शन बचेगी। जब मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो सिर्फ क्या बचेगी, डायरेक्शन। यानी कि वेक्टर R21 को हम डिवाइड कर दे इसी के मैग्नीट्यूड से, R21 के मैग्नीट्यूड से,
तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ कर दे रहे हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या हो जाएगा, ये होगा K Q1 Q2 अपॉन में क्या R21 का मॉड का स्क्वायर और इनटू क्या है वेक्टर R21 डिवाइडेड बाई वेक्टर R21 का मॉड, और ये हमारा हो गया यूनिट वेक्टर। अब हमें वेक्टर R21 निकालना है, वेक्टर R21 निकालना है, यानी कि ये वेक्टर R21 क्या होगा। तो यहाँ पर हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पर देखें अगर तो यहाँ इस ट्राइंगल के अंदर दो वेक्टर ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस हैं और एक वेक्टर उनके अपोजिट में है, और ट्राइंगल के अंदर अगर ऐसा हो तो जो कंटिन्यूअस वेक्टर्स हैं उनका सम होता है, उनका रिजल्टेंट होता है अपोजिट वाला वेक्टर। यहाँ पर अपोजिट वेक्टर है R1 और यहाँ पर दो कंटिन्यूअस वेक्टर्स हैं R2 और R21, यानी कि R2 वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R21, वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R21 ये इक्वल होगा किसके, वेक्टर R1 के, वेक्टर R1 के। और जब ये वेक्टर R1 के इक्वल हो गया तो मैं कह सकता हूँ वेक्टर R21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर R21 इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ये हो गया इसके इक्वल। तो यहाँ पर हमें R2 क्या मिला, R1 माइनस R2 मिला, और यहाँ पर हम R1 माइनस R2 कर दें, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, अच्छा ये जो मैग्नीट्यूड है इस मैग्नीट्यूड को मैं R नाम दे दूं, इस मैग्नीट्यूड को मैं R नाम दे दूं R21 को, तो ये हो गया R और R का स्क्वायर, और यहाँ क्या है, यहाँ पर हमें मिला है R1 माइनस R2, तो यहाँ पर मैं वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 करूं, और यहाँ पर भी R मिल गया हमें R21 का, वेक्टर R21 का मॉड, ये हो गया क्या R, और यहाँ पे ये R हो गया मल्टीप्लाई, R मल्टीप्लाई, तो हमें मिला गया फाइनली फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R मल्टीप्लाई हुआ R क्यूब इंटू R1 माइनस वेक्टर R2। ये है हमारा क्या वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब यहाँ पर F12 क्या है, ये निगेटिव ऑफ वेक्टर 21 के है, तो यहाँ पर जब हम इसको निगेटिव करेंगे तो R2 माइनस R1 हो जाएगा, या हम इस तरह से भी इसको कर सकते हैं कि यहाँ पर R21 ना लेकर के R12 लेंगे, और R12 जब हम रखेंगे तो फिर यहाँ पर भी R12 यहाँ पर भी R12, और मैग्नीट्यूड तो सेम ही आने हैं, R ही आना है, मैग्नीट्यूड अब भी R आएगा, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा R2 माइनस R1। तो ये एक था सिस्टम पूरा, जिसके थ्रू, इस सिस्टम के थ्रू हमने यहाँ पर बेसिक मैथ से वेक्टर को सपोर्ट लेकर के, वेक्टर के सपोर्ट लेकर के हमने यहाँ पर क्या किया कि जो कूलॉम्ब का लॉ था उसको हमने डायरेक्शन दी, और यहाँ अब इसकी हेल्प से हम अपने फोर्स की डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं, यानी कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्ब्स लॉ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।